सोशल मीडिया पर यूजीसी बिल को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उससे कंफ्यूज होना तो बनता है। कोई इसे एक बहुत बड़ी साजिश बता रहा है तो कोई इसे एक जरूरी सुधार कह रहा है। तो भाई आखिर सच है क्या? तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। अब देखिए, सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की बातें भी फैलाई जा रही हैं। जब इतनी सेंसेशनल और इमोशनल भाषा का इस्तेमाल होता है ना, तो फिर सच और अफवाह के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस पूरे कन्फ्यूजन को दूर करने और सच्चाई तक पहुंचने के लिए हम इन 5 खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। यूजीसी बिल का भ्रम क्या है, इन नियमों की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, कानून में असल में है क्या, इस पर विवाद क्यों हो रहा है, और आखिर में कानून और मानसिकता के बीच का क्या रिश्ता है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जब लोग यूजीसी बिल की बात करते हैं तो असल में वो कई अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। अक्सर उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो एक ही चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 3 अलग अलग सुधार हैं, लेकिन सारा का सारा गुस्सा और बहस पहले वाले पॉइंट को लेकर है, यानी समता संवर्धन विनियम 2026। बाकी सुधार जैसे यूजीसी को बदलना या साल में 2 बार एडमिशन देना, वो इस मौजूदा विवाद का सेंटर नहीं है। तो एकदम क्लियर कर देते हैं कि आगे हम सिर्फ और सिर्फ भेदभाव विरोधी नियमों पर ही बात करेंगे, जिनकी वजह से ये पूरा हंगामा मचा हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर इन सख्त नियमों की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या पहले कोई नियम नहीं थे? सच तो ये है कि ये नियम रातों रात नहीं आए हैं। इनके पीछे एक लंबा और सच कहें तो एक दुखद इतिहास छिपा है। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, सबसे पहले 2007 में समस्या की पहचान हुई, फिर 2012 में इसे सुलझाने की एक कमजोर कोशिश हुई, लेकिन जब रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसी दुखद घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा, जिसके बाद ये मजबूत नियम बने। और ये आंकड़ा ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। 118% से ज्यादा की बढ़ोतरी ये दिखाता है कि जमीन पर हालत कितने गंभीर थे और सुप्रीम कोर्ट का दखल देना क्यों इतना जरूरी हो गया था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस पूरी कार्रवाई के पीछे की सबसे बड़ी वजह है। तो यहां सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, पुराने नियम जिन्हें कहते हैं ना कागजी शेर, बस वैसे ही थे। वो कागज पर तो थे, लेकिन उनमें कोई असली ताकत नहीं थी। नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव है जवाबदेही और सजा का प्रावधान, और यही चीज उन्हें असली दांत देती है। ठीक है, तो हमने इतिहास देख लिया। अब देखते हैं कि इन नए नियमों में असल में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना शक्तिशाली बनाता है। हर कैंपस में अब एक ईओसी यानी समान अवसर केंद्र बनाना जरूरी है। इसको आप हर कैंपस में एक वॉचडॉग की तरह समझ सकते हैं, जिसका काम ये पक्का करना है कि सभी के साथ सही बर्ताव हो। और यह है जहां असली बदलाव आता है। न्याय में देरी को रोकने के लिए पूरी प्रक्रिया को टाइम बाउंड कर दिया गया है। सोचिए, 24 घंटे में कार्रवाई शुरू करना और 15 दिन में रिपोर्ट देना, ये वो सख्ती है जो पहले कभी नहीं थी। और अगर किसी इंस्टीट्यूशन को लगता है कि वो इन नियमों को नज़रअंदाज कर सकता है, तो उसे दोबारा सोचना पड़ेगा। सजा बहुत गंभीर है, फंडिंग रुक सकती है, डिग्री देने पर रोक लग सकती है, और यहां तक कि मान्यता भी रद्द हो सकती है। मतलब साफ है, अब इन नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो अब हम उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके मन में होगा, भाई अगर कानून भेदभाव के खिलाफ है तो इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। यहाँ 2 अलग अलग पक्ष हैं। एक तरफ जो इसके सपोर्ट में हैं, वो कहते हैं कि ये कानून समानता और जवाबदेही के लिए बिल्कुल जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ जो इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें डर है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसकी परिभाषाएं क्लियर नहीं हैं और इससे कैंपस का माहौल और भी तनावपूर्ण हो सकता है। इस विवाद की कानूनी जड़ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के तर्क पर टिकी है, एक ऐसा तर्क जो अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका है। यह दलील वकील विनीत जिंदल की एक जनहित याचिका से आती है। उनका कहना है कि यह कानून लोगों को जाति के आधार पर पीड़ित और अपराधी में बांटता है, जो संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। वो आर्टिकल जो सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी की गारंटी देता है। उनका तर्क है कि यह कानून सबको एक समान सुरक्षा नहीं देता है। तो अब हम एक बड़े और गहरे सवाल पर आते हैं। क्या सिर्फ एक कानून बना देने से समाज में सदियों से चली आ रही मानसिकता को बदला जा सकता है? और यहीं पर हमें कानून से आगे देखने की जरूरत है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि कानून अपनी जगह है, लेकिन हमें गहरे सांस्कृतिक बदलावों की भी जरूरत है, जैसे कि सामाजिक ऑडिट, ताकि कैंपस के माहौल का पता चल सके।
सिलेबस में बदलाव और सबसे जरूरी खाली पड़े आरक्षित फैकल्टी पदों को भरना ताकि रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, यही इस पूरे मामले का सार है। क्या कानून समाज को बदलेगा या समाज को खुद बदलना होगा ताकि कानून असरदार हो सके? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।